और 16 जनवरी को टीकाकरण का काम होगा शुरू। फुलवारीशरीफ स्वास्थ्य केंद्र बेहटा सहित एम्स, आईजीएमएस, पीएमसीएच, एनएमसीएच और निजी हॉस्पिटल में टीकाकरण काम होगा शुरू। नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबरों की करेंगे शुरुआत। पटना में 14 जनवरी को टीकाकरण का काम शुरू किया जाएगा और पटना की सिविल सर्जन विभा सिंह ने बताया कि फुलवारीशरीफ स्वास्थ्य केंद्र बेहटा, स्वास्थ्य केंद्र मनेर, स्वास्थ्य केंद्र बाढ़, स्वास्थ्य केंद्र सहित एम्स, आईजीएमएस, पीएमसीएच, एनएमसीएच और निजी हॉस्पिटल में टीकाकरण का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसको लेकर के तैयारी शुरू कर दी गई है। सिविल सर्जन ने कहा कि 14 तारीख से पहले टीका मिल जाएगा और सिविल सर्जन ने बताया कि तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि 36,000 स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में टीका दिया जाएगा। 16 तारीख को जो टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, उसमें 16 जगहों पर को चुना गया है जिसमें आपका टीकाकरण होगा, जिसमें बख्तियारपुर पीएचसी है, बाढ़ एसडीएच है, भीटा पीएचसी है, दानापुर एसडीएच है, दानापुर धनरुआ पीएचसी है, मनेर पीएचसी है, फतुआ सीएचसी है, मसौरी एसडीएच है, जीजीएच पटना सिटी है। उसके अलावा फुलवारीशरीफ पीएचसी में होगा। फिर 4 मेडिकल कॉलेजेस जैसे आईजीएमएस, एम्स, पीएमसीएच और एनएमसीएच तथा 3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी चुना गया है। इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मरगूब आलम। मरगूब, जानना चाहेंगे, पटना में 16 जनवरी को टीकाकरण का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए, इस समय स्वास्थ्य विभाग से जो एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है वो ये आ रही है कि 14 तारीख को दिन के 12 बजे एक स्पेशल कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के चार्टर फ्लाइट से कोरोना का वैक्सीन पटना में लैंड करेगा। उसके बाद वहां से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा उसे एनएमसीएच का जो यूनिट बनाया गया है, कोरोना वैक्सीन स्टेट यूनिट, वहां ले आया जाएगा और वहां से सभी स्थानों पर जो हमारी बातचीत हुई है, पीएचसी बख्तियारपुर, पीएचसी बाढ़, मनेर, बिहटा, दानापुर, फुलवारीशरीफ के साथ साथ एनएमसीएच, पीएमसीएच, आईजीएमएस और एम्स में, और उसके साथ जो 3 मेडिकल हॉस्पिटल है, उन हॉस्पिटलों में एम्स का कह सकते हैं, माफ करेंगे, कोरोना का वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू कर दी जाएगी 16 तारीख को। इसको लेकर 36,587, मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, ऑफिशियल आंकड़ा है साहिबा, 36,587 कह सकते हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों को टीका देने के लिए पहले चरण में तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी का रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है, सभी को मैसेज भेज दिए गए हैं और सभी को कहा गया है कि अपने अपने टीएससी सेंटर में गंतव्य स्थान पर पहुंचे। तो बड़ी खबर इस समय स्वास्थ्य विभाग से निकल करके आ रही है कि 14 तारीख को दिन के 12 बजे कोरोना वैक्सीन पटना लैंड कर जाएगा और 16 तारीख से जिन टीएससी सेंटर के बारे में और 4 मेडिकल कॉलेज और 3 सरकारी कह सकते हैं कि 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के बारे में हमने बताया, वहां टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। तो बड़ी खबर, और ये पूरी खबर स्वास्थ्य विभाग से तो फिलहाल इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है और 14 तारीख को 12 बजे दिन में भारतीय वायुसेना के विशेष चार्टर फ्लाइट से कोरोना का वैक्सीन पटना में लैंड कर जाएगा और 16 तारीख को सुबह 10 बजे से 36,587 स्वास्थ्य कर्मियों का जो डाटा है उन्हें मैसेज भेज दिया गया है, उनको गंतव्य स्थानों पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है और दिन के 10 बजे से टीकाकरण का काम पटना में शुरू हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के मरगूब। तो आपको जानकारी दे दें कि 14 जनवरी को टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा पटना में। इसको लेकर पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार शरीफ स्थित स्वर्गीय ठाकुर श्याम नंदन प्रसाद सिंह के आवास पर पहुंचकर उनके श्राद्ध क्रम में शामिल हुए और दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि ठाकुर श्याम नंदन प्रसाद सिंह जदयू के वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में बरसों से काम कर रहे थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से काफी लगाव भी था उनका, जिसके कारण आज उनके श्राद्ध क्रम में शामिल हुए और उनके तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। Ada Wahyu dia berbohong kan?
तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ नालंदा से संवाददाता जुड़ चुके हैं राजकुमार जानना चाहेंगे, सीएम नीतीश कुमार का नालंदा दौरा था, क्या कुछ कार्यक्रम था उनका? नीतीश कुमार आज बिहार से पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने स्वर्गीय ठाकुर श्यामनंदन सिंह के आवास पहुंचे, जहां उनका श्राद्ध क्रम चल रहा था। इस दौरान उन्होंने वहां पहुंचकर परिवार वालों को सांत्वना दिया, क्योंकि ठाकुर श्यामनंदन सिंह से नीतीश कुमार का काफी लगाव था। वो जब भी नालंदा आते थे तो उनके पास जरूर जाते थे, जिसके कारण उनके प्रति दिल में एक श्रद्धा थी और उनके मरणोपरांत आज यहाँ पर पहुंचे, उनके श्राद्ध क्रम में शामिल हुए, उनके तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और अभी यहाँ पर से जस्ट निकल चुकी, उनको पावापुरी भी जाना था। वहाँ जो थे पूर्व एमएलसी सिंह जिससे उनका भी निधन हो गया, तो उनके श्राद्ध क्रम में भी शामिल होना था। तो अभी बिहार से तो पावापुरी के लिए रवाना हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राजकुमार। तो आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार नालंदा पहुंचे और स्वर्गीय ठाकुर श्याम नंदन प्रसाद सिंह के आवास पर पहुंचे, जहां पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार के स्कूल, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों में कक्षाएं शुरू होने के बाद कोरोना संक्रमण की शिकायतों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग संक्रमण की रैंडम जांच कराएगा। सभी शिक्षण संस्थान पुनः खोलेंगे और रैंडम जांच की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। और स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को कोरोना की रैंडम जांच कराने का निर्देश दिया है। रविवार को स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर एनएनसी प्रसाद ने बताया कि रैंडम जांच के आधार पर शिक्षण संस्थानों में कोरोना संक्रमितों को पहचान की जाएगी। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को पत्र लिखकर स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर कोरोना जांच कराने का अनुरोध किया था। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच कराने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार के निर्देश पर 4 जनवरी से सभी माध्यमिक विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों और कॉलेजों को खोल दिया गया है और माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं और 10वीं कक्षा की उपस्थिति को 50% का अनुपात निर्धारित किया गया है। हाल ही में मुंगेर और गया के विद्यालयों में शिक्षकों और विद्यार्थियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने का मामला प्रकाश में आया था। और अन्य शिक्षण संस्थानों में कोरोना का रैंडम जांच किया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये निर्देश जारी किया गया है। और बता दें आपको कि बिहार के स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों में कक्षाएं शुरू होने के बाद आज से रैंडम कोरोना संक्रमण की जांच की जाएगी और ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देश जारी किया गया है। तो हाल ही के दिनों में जहां पर 4 जनवरी से बिहार में स्कूल, कॉलेज खोले गए थे, इसके बाद खबरें आई थी नालंदा से, जहां पर कोरोना जो शिक्षक हैं और जो छात्र हैं उनके कोरोना संक्रमित होने का मामला सामने आया था और जिसको लेकर बिहार के स्कूल, कॉलेजों में और अन्य शिक्षण संस्थानों में जो है कि रैंडम जांच की जाएगी, ये जानकारी मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद कोरोना संक्रमण की रैंडम जांच की बात सामने आई है। ऐसे खबर जहां पर विधान परिषद के 2 सीटों पर नामांकन आज से शुरू होगा। सुशील कुमार मोदी और विनोद नारायण झा की सीट पर चुनाव होगा। आपको बता दें कि 28 को चुनाव होना है, इसको लेकर आज से नामांकन होगा। तो विधान परिषद के 2 सीटों पर नामांकन आज से शुरू और सुशील कुमार मोदी और विनोद नारायण झा के खाली सीटों पर चुनाव होना है। 28 जनवरी को चुनाव होगा। तो बिहार विधान परिषद के 2 सीटों पर नामांकन आज से। आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी और विनोद नारायण झा के सीट पर यह चुनाव होगा। 28 जनवरी को चुनाव होना है। तो पटना से खबर जहां पर बता दें आपको कि बिहार विधान परिषद के 2 सीटों पर नामांकन आज से और सुशील कुमार मोदी और विनोद नारायण झा के सीट पर चुनाव होगा। 28 जनवरी को चुनाव होना है। तो बिहार विधान परिषद की 2 सीटों पर नामांकन आज से। आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी और विनोद नारायण झा की सीटों पर यह चुनाव होना है। 28 जनवरी को चुनाव होगा।
तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र। अशोक जी, जानना चाहेंगे, विधान परिषद के 2 सीटों पर नामांकन आज से शुरू हो चुकी है, जहां पर सुशील कुमार मोदी और विनोद नारायण झा के खाली सीटों पर चुनाव होगा 28 को। नामांकन के लिए कौन कौन पहुंचे हैं या फिर ये भी निर्विरोध ही चुने जाएंगे? बिल्कुल, देखिए साहिबा, बिहार विधान परिषद की 2 सीटों के लिए चुनाव होना है और आज से उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, अधिसूचना जारी होने के साथ ही। लेकिन नामांकन की अंतिम तिथि 18 जनवरी तक है, तो ऐसी परिस्थिति में आज नामांकन के लिए किसी व्यक्ति के आने की संभावना काफ़ी कम है और 19 तारीख को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 21 तारीख को यानी कि 21 जनवरी को नाम वापसी होंगे और अगर संभव हुआ तब 28 जनवरी को चुनाव होंगे, जिसमें कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि चूंकि बीजेपी की ये 2 सीटें खाली हुई हैं, इसलिए एनडीए गठबंधन में भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों सीटों पर बीजेपी ही अपनी उम्मीदवारी देगी और महागठबंधन के बीच अभी सीटों के तालमेल को लेकर के कोई फैसला नहीं हुआ है। तो वैसी परिस्थिति में महागठबंधन इस चुनाव मैदान में अपने उम्मीदवार खड़ा करेगा या नहीं करेगा, इस पर फैसला लेने में अभी वक्त लगेगा। और जहां तक उम्मीदवारों की बात है, तो उम्मीदवार अभी किसी ने भी अपना पेपर नहीं लिया है और आज नामांकन किसी भी उम्मीदवार का नहीं होने की संभावना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अशोक जी। तो बता दें आपको कि बिहार विधान परिषद की नामांकन आज से शुरू हो चुकी है। फिलहाल आज किसी ने भी नामांकन नहीं किया है। बता दें आपको कि 28 जनवरी को चुनाव होने हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। के बाद देखो फिर से आपका स्वागत है। बढ़ने वाली खबर की, राजद नेताओं की आज बैठक होगी। आपको बता दें कि तेजस्वी की अध्यक्षता में बैठक हो गई। किसान आंदोलन और रोजगार के मसले पर यह बैठक बुलाई गई है। पूरे बिहार में आंदोलन की तैयारी को लेकर समीक्षा करेंगे तेजस्वी यादव। तो बता दें आपको कि राजद की आज बैठक है और तेजस्वी की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। किसान आंदोलन और रोजगार के मसले पर बैठक बुलाई गई है। पूरे बिहार में आंदोलन की तैयारी को लेकर समीक्षा करेंगे तेजस्वी यादव। वहीं राजद विधायक भाई वीरेंद्र का बयान सामने आया है। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने और दिन में तारा देखने की बात बीजेपी बिहार प्रभारी कर रही है। राजद में टूट की बात दिन में सपने देखने जैसा है। 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दें क्या हुआ इस घोषणा का। बिहार की पुलिस शराब पकड़ने की जगह शराब बेचने का काम शुरू कर चुकी है। थानों में जब्त शराब की बिक्री पुलिसकर्मी ही करने लगे हैं। इस पर मुख्यमंत्री की चिंता नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए शराबबंदी की बात कर रही है। पटना है और पटना में सरकार बैठी है, उनके नाक के नीचे, चाहे वो मनेर थाना हो, बीटा थाना हो, दानापुर थाना हो, सारे थाने में शराब का लेन देन सब कुछ हो रहा है। ये सरकार भी जान रही है और सरकार में बैठे जो रसूखदार नेता हैं उनके देख रेख के, उनके संरक्षण में ये शराब की बिक्री हो रही है और मुख्यमंत्री अपनी पीठ को अपने से थपथपा रहे हैं कि शराब की बिक्री मैंने बंद कर दिया है। शराब से कितने लोग मर गए और कितने ये थानेदार करोड़पति अरबपति हो गए हैं और ये सरकार को सूद नहीं ले रहे हैं। ये और भूपेंद्र यादव जी जो दूसरे पर हमला कर रहे हैं कि पार्टी टूटेगी, अरे अपने ऊपर भीतर झांकिए ना। आपने जो वादा आज तक किया है, वादा पूरा हुआ क्या? बेरोजगारों को इस पर अधिक बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता मरगुब आलम। मरगुब, जानना चाहेंगे, राजद नेताओं की बैठक बुलाई गई है, तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में बैठक होगी, क्या कुछ अहम होगा इस बैठक में? चौधरी सभी बड़े नेता पहुंच गए हैं। इस बैठक का जो मुद्दा है वो 3 महत्वपूर्ण मुद्दा। पहला, कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार ने जनता के विश्वास को तोड़ा है, उसको लेकर के जो आंदोलन किया जाएगा उस पर रणनीति बनेगी। दूसरा, कृषि कानून के खिलाफ और किसान आंदोलन के समर्थन में एक बृहद कार्यक्रम बनाए जाने पर चर्चा होगी। तीसरा,
सभी बड़े नेताओं को ये कहा गया है कि मध्यावधि चुनाव को लेकर अलर्ट मोड में रहे, माने कि कार्यकर्ताओं को सतर्क रखें, कार्यकर्ताओं को बिल्कुल अलर्ट मोड में रखें। और आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज की बैठक में तेजस्वी यादव सभी बड़े नेताओं को टास्क देंगे, हर जिला के नेताओं को टास्क दिया जाएगा और इन्हीं 3 मुद्दों पर कहा जाएगा कि आप से ये पूरी कार्रवाई शुरू करें। तो फिलहाल कहा यही जा सकता है कि कहीं न कहीं निश्चित तौर पर आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और इन तीनों मुद्दों पर आज राजद अपना सब कुछ स्टैंड भी क्लियर करेगा और राज्य के सभी जिले के नेताओं को, सभी बड़े नेताओं को एक कह सकते हैं कि पूरी टास्क देगा। उस टास्क के तहत कृषि कानून, मध्यावधि चुनाव को लेकर के अलर्ट मोड में रहना और साथ ही जिस तरीके से प्रजातंत्र का हनन किया गया, इस तरीके से राज्य को कैसे बचाया जाए, इसको लेकर आंदोलन की रूपरेखा पर यहाँ महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मरगूब। तो आपको बता दें कि आज राजद की अहम बैठक बुलाई गई है, जहां पर तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है। और साथ ही जानकारी दे दें कि आपको किसान आंदोलन को लेकर और साथ ही रोजगार के मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव बिहार के अलग अलग जिलों में आंदोलन करेंगे, जिसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करें जहां पर राजद विधायक ने बयान दिया है और ये बयान सीधे तौर से बीजेपी पे और सरकार पर दिया है। तो हम इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं गौतम जानना चाहेंगे, जहां पर भाई वीरेंद्र ने कहा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं बीजेपी और साथ ही ये भी कहा कि कहीं से भी राजद में टूट नहीं है। जी देखिए, राजद को लेकर उन्होंने जो अपना प्रतिक्रिया दिया है, पार्टी के विधायक है और लाजमी सी बात है कि पार्टी के पक्ष में ही बोलेंगे, मगर जिस तरह से भूपेंद्र यादव ने बयान दिया है और भूपेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि खरमास के बाद बड़ी टूट जो है पार्टी में होने जा रही है। परिवारवाद की पार्टी है और परिवारवाद से जो कहा जा सके जिस तरह से अन्य नेता उठ चुके हैं, वो चीज को जो है खरमास के बाद देखने को मिलेगा और हम बड़ी टूट जो है राजद में करने जा रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव बार बार ये बातें जो कह रहे हैं कि सरकार टूटने जा रही है, सरकार टूटने जा रही है, इन बातों को लेकर जो है भूपेंद्र यादव ने भी कहा था कि ये सिर्फ अपने विधायकों को बचाने को लेकर इस तरह का बयान दे रहे हैं, मगर जो सच्चाई है विधायकों में जो है पार्टी के प्रति और जो कहा जाता है कि जो सोच बन चुकी है उसमें ये बात साफ हो चुकी है कि राजद टूटेगा। मगर राजद के लोग ये इस बात को लेकर दम कतई वो नहीं मानना चाहते कि राजद में कोई टूट है। वो साफ कह रहे हैं कि बीजेपी और जदयू जिस तरह से आपसी विवाद और मतभेद के साथ चल रही है, ये सरकार ना गिर जाए, बस इसकी चिंता करे विधान प्रभारी भूपेंद्र यादव जो चुनावी घोषणा जो उन्होंने की है 19 लाख लोगों को रोजगार देने को लेकर, उन बातों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि आखिर क्या किया है। जो इतना समय 1 महीने का बीता उसमें सरकार ने क्या कुछ कार्य किया, क्या कुछ कार्य योजना बनाया। तो सिर्फ बातों का दिखावा और छलावा देने से काम नहीं चलेगा। 31 तारीख के बाद राजद आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी और 1 महीने का जो समय दिया जाएगा सरकार को कार्य करने को लेकर, तो उस 1 महीने में अगर कोई कार्य दिशा नहीं दिखती है तो आंदोलन और भी तेज होगा। तो राजद की तरफ से आंदोलन की रूपरेखा तय की गई है, मगर 31 तारीख तक उन्होंने समय दे रखा है कि 31 तारीख के बाद ही जो है हम सरकार को घेरने की कार्रवाई करेंगे। 1 महीना तक उन्हें कार्य और जो भी कार्य से जुड़े योजना बनाने का हम उन्हें समय दे रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गौतम। तो आपको राजद नेता भाई वीरेंद्र ने बयान दिया है और सीधे तौर से बीजेपी पर हमला बोला है कि राजद में कहीं से भी टूट नहीं है, मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखें। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पटना सिटी में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि बिल कानून के खिलाफ राजद का पदयात्रा और फतुहा के राजद विधायक डॉक्टर रामानंद यादव और बख्तियारपुर के राजद विधायक अनिरुद्ध यादव ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दनियावा से फतुहा तक 11 किलोमीटर का पदयात्रा किया और नए कृषि बिल वापस लेने की मांग कर रहे। चल रहा है, उन्हीं लोग के समर्थन में हम लोग आज पैदल मार्च किए हैं दनियामा से फतुहा तक। मुख्य मांगे हम लोग का जो किसान दिल्ली में 1.5 महीने से धरना दिए हैं, उन्हीं के समर्थन में हम तीनों बिल के विरोध में हम लोग कर रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में 26 जनवरी के कार्यक्रम से पहले होने वाले पैरेड समारोह में शामिल होने वाले सभी पुलिसकर्मियों का कोरोना टेस्ट हो रहा है। पटना के गांधी मैदान में स्वास्थ्य की विशेष टीम सभी पुलिसकर्मियों का कोरोना टेस्ट कर रही है और टेस्ट में नेगेटिव आने वाले पुलिसकर्मियों को ही पैरेड में शामिल होने की अनुमति दी जा रही है। इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता मरगूब आलम। मरगूब, पटना के गांधी मैदान में 26 जनवरी को कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। क्या कुछ खास इस तैयारियों में देखने को मिल रहा है? देखिए, जो भी पुलिसकर्मी रिहर्सल में या कह सकते हैं पैरेड में शामिल होंगे,
बिना कोरोना जांच के वो शामिल नहीं होंगे। आज सुबह से ही पटना के गांधी मैदान में स्वास्थ्य विभाग की 3 टीम पहुंची है और सभी वैसे पुलिसकर्मी जो रिहर्सल में शामिल होंगे या जो का पैरेड में शामिल होंगे, सभी का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। जो लोग निगेटिव हैं उन्हें ही पैरेड और रिहर्सल में शामिल कराया जा रहा है और जिनके बारे में थोड़ा भी संदेह है उनको आइसोलेशन वार्ड में भेजा जा रहा है। तो आज ये कार्रवाई की जा रही है। कोविड को लेकर के ये पूरी प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई है। फिलहाल आज काफी पुलिसकर्मियों का कोविड टेस्ट हुआ है, जिनमें से लगभग सभी पुलिसकर्मी निगेटिव पाए गए, जो हमारे पास जानकारी है। और फिलहाल कल ही जो भी पुलिसकर्मी आएंगे उनका भी कल ये कोरोना जांच होगा। तो फिलहाल अगर कोरोना जांच हो रहा है और आप निगेटिव हैं तभी रिहर्सल और गांधी मैदान के में कार्यक्रम में शामिल होंगे, अन्यथा आप बाहर रहेंगे। आपको कार्यक्रम में न तो शामिल होने दिया जाएगा, ना आपको रिहर्सल में शामिल होने दिया जाएगा, ना आपको पैरेड में शामिल होने दिया जाएगा। तो पुलिस के साथ साथ जो कांस्टेबल हैं उनके अधिकारी, उनके दरोगा, उनके डीएसपी, सभी लोगों का कोरोना टेस्ट होगा जो लोग वहां ड्यूटी में लगेंगे। तो फिलहाल आज ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और फिलहाल आज लगभग 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों का कोरोना टेस्ट कराया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मरगूब आलम। तो आपको बता दें कि पटना के गांधी मैदान में 26 जनवरी को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में तमाम जो पुलिसकर्मी शामिल होंगे उनका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। फिलहाल खबरों में आगे बात करेंगे। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के द्वारा पटना में गुलाम सरवर की जयंती समारोह आयोजित की गई। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद डॉक्टर एजाज अली, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमाल अशरफ समेत समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में समाज में जाति धर्म के नाम पर जो देश में राजनीति हो रही है उस पर चिंता जाहिर की गई। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमाल अशरफ ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग करते हुए कहा कि गुलाम सरवर सामाजिक इंस्टीट्यूट का निर्माण गुलाम सरवर हॉल में कराया जाए ताकि छात्रों को उनसे जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करने में आसानी हो। साथ ही और मैट्रिक परीक्षा में उर्दू विषय जो 50 अंक का अनिवार्य विषय था उसे फिर से लागू किया जाए और उर्दू प्राथमिक विद्यालय जो भवन विहीन है उनका विलय हिंदी प्राथमिक विद्यालय में न करें और उर्दू प्राथमिक विद्यालयों का भवन राज्य सरकार जल्द से जल्द आवंटित करे। गुलाम साहब की जो भी सामग्रियां हैं, उनकी तहरीर है, संगम अखबार की कॉपी है, वो सब कुछ एक जगह कर देने के लिए गुलाम सरवर मेमोरियल हॉल में गुलाम सरवर सामाजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया जाए, एक लाइब्रेरी बना दिया जाए ताकि गुलाम सरवर साहब से जुड़ी सामग्रियां वहाँ एक जगह जमा हो और जो हमारे छात्र पीएचडी वगैरह करना चाहें उन्हें आसानी हो। उसी तरह से उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मैट्रिक के एग्जाम में जो 50 नंबर का उर्दू अनिवार्य सब्जेक्ट था वो जो चुनाव से पहले हटा दिया गया उसको पुनः बहाल कराया जाए। अररिया के भरगामा गांव में जमीन विवाद को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या की। वहीं चौकीदार विजय पासवान ने कहा कि सूचना मिलने पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया गया है। उसको बहका के फुसला करके ले गया पृथ्वी चंसा। चलो हम मशीन खोल देते हैं, उसमें से उसी का मशीन था, हम खोल करके आ जाएंगे लेकर के। तक में उसका मारपीट हो गया। संजय शाह था मारने वाला, अक्षय शाह, अभिमन्यु। क्या क्या कैसे मारा ये बताइए ना। कुदाली से और गोली से। कुदाली से और गोली से? जी, एक गोली भी बरामद हुई। मोतिहारी से खबर, जहां पर स्कूल संचालक पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाता अभिभावक ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ किया था। सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद मामला प्रकाश में आया। बता दें कि सोशल मीडिया पर यूपी के एक शख्स ने एक निजी विद्यालय के बारे में ऐसा बयान जारी किया जिसका असर मोतिहारी के ढाका में हुआ और देखते देखते आक्रोशित अभिभावकों ने स्कूल के कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। जी हां, मामला भी पूर्वी चंपारण जिला के ढाका से जुड़ा है, जहां एक निजी स्कूल के संचालक पर स्कूल की छात्राओं ने अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद विद्यालय के छात्र छात्राओं के अध्यापक देर शाम स्कूल पहुंचे और विद्यालय में तोड़फोड़ की। मामला बिगड़ता देख पुलिस हरकत में आई और आक्रोशित अभिभावकों को वहां से हटाया। तो खबर मोतिहारी से, जहां पर स्कूल संचालक पर छात्राओं ने जहां पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद स्कूल पहुंचकर अभिभावक ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ किया। सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद खबर प्रकाश में आया और बता दें कि पूरा मामले पर पुलिस फिलहाल हरकत में आई है और वहां से अभिभावकों को हटाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहें कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।